हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। आज के इस वीडियो में हम 28 दिसंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन एम ये होगा कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें हम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, वो अमोनिया से रिलेटेड है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एन्नोर, जो कि एक प्लेस है चेन्नई के पास में, वहां पर अमोनिया का गैस लीक रिपोर्ट किया गया है। दैट इज वाई वहां के आसपास के रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक फैल गया है। तो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि अमोनिया क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, प्लस ये कहाँ कहाँ पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूपीएससी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछेगा वो या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछेगा या फिर उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में पूछेगा। ठीक है, हमें इन दोनों चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज़, जो अमोनिया है वो एक कलरलेस गैस है। मतलब कि अगर वो आपके आसपास के एरिया में फैल भी जाएगा तो आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो कलरलेस होता है। साथ ही साथ वो हाईली रिएक्टिव होता है और सॉल्युबल अल्कलाइन होता है। इसका मतलब क्या है? सॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी के अंदर इजीली घुल जाए। ठीक है, तो सॉल्युबल, और अल्कलाइन का मतलब होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। देखिए, दो टाइप की चीज़ें होती है, या तो चीज़ें एसिडिक होंगी या फिर बेसिक होंगी या फिर ऑब्वियसली न्यूट्रल होंगी। ठीक है, अब वो उसके पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच जितना कम होता है वो उतना एसिडिक होता है, पीएच जितना ज़्यादा होता है वो उतना बेसिक होता है, और पीएच अगर 7 के पास है तो उसे न्यूट्रल कहा जाता है। तो जो अमोनिया है वो अल्कलाइन गैस है। इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक गैस है। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया का यूसेज कहाँ कहाँ पर है? अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, प्लास्टिक्स को बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए और डाइस को बनाने के लिए। जो आर्टिफिशियल डाइस को बारे में आपने सुना होगा वो सब बनाते समय अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ये पर्टिकुलर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जैक्टली अमोनिया का जो यूसेज है वो किस किस चीज़ों को बनाने के लिए होता है, अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है वो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अमोनिया के अंदर कि जब आप अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं तब भी उसके सिर्फ दो ही बाई प्रोडक्ट आते हैं, एक होता है हाइड्रोजन का गैस और एक होता है नाइट्रोजन का गैस। ठीक है, अब देखिए, हमारे पूरी दुनिया में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं और जितने भी फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, उन सब में से 45% से ज़्यादा चीज़ों के अंदर अमोनिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो आई होप आप अमोनिया की इंपॉर्टेंस को यहाँ समझ रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड्स को और फर्टिलाइजर्स को बनाते समय 45% समय, मतलब इन जितनी भी चीज़ें फूड एंड फर्टिलाइजर्स बनाई जाती हैं उनमें से 45% चीज़ों के अंदर अमोनिया यूज होता है। अब देखिए, अमोनिया जो है वो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन मेड, मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। दोनों ही तरीकों से बनाया जा सकता है। अमोनिया नेचुरली भी पाया जाता है और अमोनिया हमारे ह्यूमन मेड द्वारा यानी कि लेबोरेटरी के अंदर भी बनाया जा सकता है। नाउ अगर हमें इसको एंथ्रोपोजेनिकली बनाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट सोर्स होता है। मतलब जब भी आप एग्रीकल्चर, जैसे कि आप पैडी फील्ड्स वगैरह के अंदर देखेंगे तो वहाँ से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अगर आपने बायोगैस के बारे में सुना होगा तो बायोगैस में जो एक तरफ तो मीथेन निकलता है, मीथेन के साथ में यहाँ पर अमोनिया भी निकलता है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि एग्रीकल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अमोनिया के प्रोडक्शन का। इसके अलावा अमोनिया का इस्तेमाल फ्यूल की तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात है और ये आपको समझना है कि अमोनिया को यहाँ पर एक फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल। बट अमोनिया के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उनमें से किस टाइप को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रीन अमोनिया को। ठीक है, ग्रीन अमोनिया को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि अमोनिया को फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जो व्हीकल्स होती है यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स को पावर करने के लिए अमोनिया को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो एमिशंस है वो भी काफ़ी लोअर होता है। बट अगेन, ये कौन सी अमोनिया है? दिस इज ओनली ग्रीन अमोनिया। सारे अमोनिया को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप ब्राउन अमोनिया को आप फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लू अमोनिया जो है उसको आप फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ग्रीन अमोनिया को आप फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, ऊपर हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखा था कि अमोनिया जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। इसका मतलब है अमोनिया रिएक्ट तो बहुत आसानी से करता है लेकिन वो हाईली फ्लेमेबल नहीं होता है। मतलब वो रिएक्ट तो कर जाता है किसी भी सब्सटेंस के साथ में, बट उसमें बहुत जल्दी आग नहीं लगती है। ठीक है, वो फ्लेमेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
जहाँ पर अमोनिया का प्रेजेंस है, मतलब अमोनिया जहाँ पर फैला हुआ है, अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वहाँ पर एक्सप्लोजन्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि अमोनिया फ्लेमेबल भी हो जाता है, मतलब उसके अंदर आग भी आसानी से लग सकती है अगर उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाए जहाँ पर अमोनिया को स्टोर किया गया है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, अमोनिया जो है अलग अलग टाइप्स का होता है और उसके जो टाइप्स हैं वो उसके कलर्स के थ्रू शो किए जाते हैं। और जो कलर है अमोनिया का वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अमोनिया को बनाया कैसे गया है और उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है। अगेन फिर से समझिए, अमोनिया जो है, अमोनिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो उसके अलग अलग कलर से सिंबलाइज होते हैं। जैसे देखिए, ब्राउन अमोनिया एक टाइप है, ब्लू अमोनिया दूसरा टाइप है, ग्रीन अमोनिया तीसरा टाइप है। ठीक है, सो अमोनिया के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो उसके कलर्स के थ्रू शो होते हैं, पहली चीज तो। और इसका कलर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि अमोनिया को किस तरीके से बनाया गया है और उस अमोनिया से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है। तो हम यहां पर कुछ टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला है ब्राउन अमोनिया। देखिए, ब्राउन अमोनिया को ग्रे अमोनिया भी कहते हैं और ये कॉमनली यूज्ड अमोनिया है, जो मतलब सबसे कॉमनली यूज्ड अमोनिया जो हमारी वर्ल्ड स्टार्टिंग से ही इस्तेमाल करते आ रही है, जो कन्वेंशनल अमोनिया है उसी को ब्राउन अमोनिया कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में पिछले 100 सालों से हम जिस अमोनिया को इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ही ब्राउन अमोनिया कहते हैं। नाउ, इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं हेबर-बॉश प्रोसेस। ठीक है, सो हमें इस प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए। हेबर-बॉश प्रोसेस जो है उसे अमोनिया को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिकली देखें तो इसे ब्राउन अमोनिया को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ, हेबर-बॉश प्रोसेस के अंदर अमोनिया को बनाने के लिए आप कोल का या फिर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो कोल यानी कि इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली निकलेगा और नेचुरल गैस के अंदर भी, जैसा आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कोल और नेचुरल गैस, इन दोनों चीजों से ब्राउन अमोनिया बन सकता है? तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर हम ब्राउन अमोनिया को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें तो हम बहुत ज्यादा कुछ फायदेमंद नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलेगा। माना जाता है कि हर एक टन अमोनिया को यूसेज करने पे ऑलमोस्ट 1.8 से 3.2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकते हैं। मतलब अगर आप 1 टन अमोनिया यूज करते हो तो उसके बदले में ऑलमोस्ट 2 से 3.2 टन तक CO2 निकलेगा। तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? ब्राउन अमोनिया आपको एक फ्यूल की तरह यूज तो हो सकता है, लेकिन वो एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं बनना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो CO2 को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। तो आई होप आप ब्राउन अमोनिया को समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्लू अमोनिया। अब देखिए, ब्लू अमोनिया अगेन एक कन्वेंशनल अमोनिया है। इसको भी हम काफी दिनों से बना रहे हैं और इसको हम जिस पर्टिकुलर टेक्निक से बनाते हैं उसे कहते हैं CCUS। CCUS का मतलब है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। मतलब अगेन इसको कार्बन को इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है, बट कार्बन को यहां पर कैप्चर करके बनाया जाता है। अब देखिए, कार्बन को कैप्चर कर लेने के कारण, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नेचुरल गैस को लेते हैं। नेचुरल गैस के अंदर से जितना भी कार्बन है उसे हम कैप्चर कर लेते हैं और साथ में हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि यहाँ देखिए, ब्राउन अमोनिया को बनाते समय हम नेचुरल गैस के साथ में कोल का इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पर हम नेचुरल गैस के साथ में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे और जो नेचुरल गैस है उसके अंदर का जो कार्बन है उसको हम CCUS टेक्निक के थ्रू हम कैप्चर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको यूज करते हैं एज फ्यूल, यानी कि ब्लू अमोनिया को अगर हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इससे कार्बन निकलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज जितना भी कार्बन प्रेजेंट था वो ऑलरेडी यहाँ पर कैप्चर हो चुका है और यूटिलाइज हो चुका है CCUS टेक्निक के थ्रू। इसका मतलब अगर हम इसको इस्तेमाल करके अगर हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तब जो कार्बन एमिट होगा वो सिर्फ 0.1 से 0.2 टन होगा अगर हम एक टन अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सबसे वायबल ऑल्टरनेटिव की तरफ, दैट इज ग्रीन अमोनिया। देखिए, ग्रीन अमोनिया को बनाया जाता है रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, राइट? इन सब चीजों से बनाया जाता है और लार्जली जिस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको इस टेक्निक का नाम पता होना चाहिए। नाउ ये CO2 फ्री होता है। ऑब्वियसली जितना भी रेन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर जितना सोलर, विंड, हाइड्रो, यहाँ से CO2 का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। दैट इज वाई जो ग्रीन अमोनिया है अगर हम उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर CO2 का जो एमिशन है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे समझते हैं अमोनिया के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखिए, अमोनिया को हम पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि पावर को जनरेट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले अमोनिया जो है एक एनर्जी कैरियर की तरह काम आ सकता है।
एनर्जी कैरियर का सीधा सा मतलब है कि अमोनिया को इस्तेमाल करके हम एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अमोनिया को हम लिक्विड फॉर्मेट में मतलब लिक्विड के स्टेट में हम उसके ऊपर हाई प्रेशर डाल के, मतलब अगर हम अमोनिया के ऊपर हाई प्रेशर डालते हैं तो अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट भी हो जाएगा और देन उसको हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अमोनिया को लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस लिक्विड को हम एक्चुअली बैटरीज के अंदर भी डाल सकते हैं। जो बैटरीज आपने जो सेल्स देखे होंगे बेसिकली, राइट, जो सेल्स आप देखते हैं उस सेल्स के अंदर आप अमोनिया को भी डाल सकते हो और उस अमोनिया को आप डाल इसलिए सकते हो क्योंकि इस अमोनिया की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होता है, इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है कन्वेंशनल बैटरीज की कंपैरिजन में। मतलब जो नॉर्मल बैटरीज जितना चार्ज स्टोर कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा चार्ज अमोनिया स्टोर कर सकता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा अमोनिया को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए अमोनिया को कहाँ पर, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मतलब कि जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चेंजेस करके। ऑब्वियसली अमोनिया को एज अ गैस हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे और उसके बाद हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि बैटरीज में यानी कि फ्यूल सेल्स में डालकर इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसे यूज करते हैं तो अमोनिया का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें सिर्फ वाटर और नाइट्रोजन मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा, यानी कि ये टोटली CO2 फ्री है। अब देखिए अमोनिया को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका भी होता है, उसे कहते हैं कंबस्शन। मतलब कि आप अमोनिया को हाई एनर्जी के अंदर, मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तब अमोनिया को डायरेक्टली बर्न भी कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली बर्न करते हैं तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर पैदा होगा, हाई प्रेशर गैस पैदा होगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट करके पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है। सो आप कंबस्शन करके भी डायरेक्टली अमोनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फोर्थ, अमोनिया इस्तेमाल होता है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में। मतलब ऐसे पावर प्लांट्स, देखिए पावर प्लांट्स का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। सो ऐसे पावर प्लांट्स जो कि कोल के थ्रू चलते हैं, कोल जहाँ पर फ्यूल की तरह काम करता है, वहाँ पर भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। किस चीज़ में? पहली चीज़ तो वाटर का पीएच कंट्रोल करने के लिए। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो अमोनिया है वो एक बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, राइट। और अगर हम पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो पावर प्लांट्स में नॉर्मली एसिडिक्स होते हैं, ठीक है, एसिडिक होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, पीएच को रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर अमोनिया का इस्तेमाल होता है। और सेकेंड चीज़, नाइट्रस ऑक्साइड की एमिशन को रोकने के लिए यहाँ पर SCR को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, वहाँ पर भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप कि आपको अमोनिया के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। जो हमारा अगला न्यूज़ है वो माई भागो के बारे में है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। देखिए जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि देखिए जो 26 जनवरी को जो हर साल रिपब्लिक डे परेड होता है, राइट, रिपब्लिक डे जो परेड होता है वहाँ पर हर एक स्टेट की टेबल्यू यहाँ पर होती है, ठीक है। टेबल्यू का मतलब होता है झांकी। सो झांकी के लिए जो तैयारियां चल रही होती है वो ऑलरेडी दिसंबर नवंबर से चल रही होती है और हर एक स्टेट को अपने अपने जो झांकियां यानी कि जो टेबल्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें से किसी को भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो पंजाब गवर्नमेंट ने ये बोला है, जो पंजाब के CM है उन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि जो उन्होंने टेबल्यू जो प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो उन्होंने 3 डिफरेंट टेबल्यूज प्रेजेंट किए थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट है हमारे काम का है, जहां वो माई भागो का जो टेबल्यू है वो मतलब बनाना चाहते थे वो 26 जनवरी के लिए। हम समझते हैं कि एग्जैक्टली माई भागो कौन थी। माई भागो का पूरा नाम था माता भाग कौर। ये एक सिख वुमेन थी जिन्होंने सिख सोल्जर्स को लीड किया था अगेंस्ट द मुगल्स इन 1705। मतलब मुगल्स के साथ इन्होंने बैटल किया था, इन्होंने प्रॉपर फाइट की थी 1705 में, ठीक है। एंड माना जाता है कि ये पंजाब की पहली महिला थी जिन्होंने बैटल फील्ड पर जाकर के फाइट किया था, इसलिए इन्हें एक वॉरियर सेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अपने लाइफ के लेटर पार्ट में ये सेंट बन गई थी, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में ये एक वॉरियर भी थी, इसलिए इन्हें वॉरियर सेंट कहा जाता है सिखिज्म के अंदर। नाउ सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है? देखिए हुआ ये था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जब मुगल्स से फाइट हो रहा था तो मुगल्स ने गुरु गोविंद सिंह जी का जो फोर्ट था आनंदपुर साहिब में, ठीक है, आनंदपुर साहिब में, वहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया था और वो गुरु गोविंद सिंह जी को बंदी बनाना चाहते थे। और साथ ही साथ मुगल्स ने ये अनाउंस किया था कि जितने भी सिख अभी इस पर्टिकुलर फोर्ट यानी कि किले के अंदर हैं, अगर वो लोग
डायरेक्टली बाहर जाते हैं और अपने गुरु का साथ छोड़ देते हैं तो मुगल्स उन्हें जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन जो जो उनका साथ नहीं छोड़ेगा उन्हें मुगल्स मार डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ बोली गई थी। तो उसके कारण टोटल 40 ऐसे सिख थे जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का साथ छोड़कर चले गए थे। नौ ये जो लोग चले गए थे इन सबको वापस लेकर आई थी माता भाग कौर। इन सबको वापस लेकर आई थी और इन्होंने 1705 में उसी पर्टिकुलर वॉर पे अटैक किया था मुगल्स के ऊपर, उन्हीं 40 लोगों के साथ में। ना ये जितने भी 40 लोग थे वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर फाइट के अंदर मारे गए थे और माता भाग कौर सिर्फ एकमात्र ऐसी थी जो कि बची थी उस पर्टिकुलर वॉर में। और इन्होंने यहाँ पर मुगल्स को रिट्रीट करने पर फोर्स कर दिया था, मतलब मुगल्स को वहाँ से वापस भेज दिया था। बाद में जब गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पर वापस बैटल फील्ड पे आते हैं तो वो देखते हैं कि जो 40 लोग थे वो सारे ही लोग मारे जा चुके हैं, एक्सेप्ट जो उनके वहाँ के लीडर थे, उनका नाम था महान सिंह। महान सिंह सिर्फ एक बचे हुए थे और जो माता भाग कौर थी ये बची हुई थी, सिर्फ यही दोनों बचे थे, बाकी सारे मारे गए थे। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 40 लोग थे उन्हें 40 मुक्ते बोला था, मतलब 40 मुक्ते। 40 का मतलब होता है 40 और मुक्ते का मतलब है ऐसे लोग जिन्हें मुक्ति मिल गई है, मतलब हु हैव बीन एनलाइटेंड। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है कि जो 40 मुक्ते का कंसेप्ट है वो माता भाग कौर के साथ रिलेटेड है और जो 40 सिख्स है उनके साथ रिलेटेड है। यहाँ पर आई होप माई भागो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे बनानास के बारे में। देखिए, भारत जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनानास का। पूरे वर्ल्ड में जितना बनाना प्रोड्यूस होता है उसका मोर देन 26% जो बनानास है वो इंडिया अकेले ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन गलत चीज़ ये है कि भारत का जो एक्सपोर्ट करने में शेयर है वो सिर्फ 1% के आसपास है। मतलब कि हम प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसको हम प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है एक चीज़ तो ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है बनाना का वो काफ़ी ज़्यादा है, और सेकंड बनाना जो है वो एक पेरिशेबल कम्युनिटी है, मतलब कि जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, और पेरिशेबल कमोडिटी होने के कारण उसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे इंटरनेशनल डिमांड बढ़ती है उसी टाइम में बनानास को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर बनानास के ऑलरेडी बाकी कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्टर्स बने हुए हैं तो इंडिया को उस पर्टिकुलर मार्केट को रप्चर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इसलिए आपको समझना होगा कि भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर तो जरूर है लेकिन एक्सपोर्टर बहुत छोटा है बनानास के टर्म्स में। 2023 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा था उसके अंदर इंडिया ने ऑलमोस्ट $176 मिलियन का बनाना एक्सपोर्ट किया था, जो कि पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। मतलब इवेंचुअली हम धीरे धीरे अपने जो शेयर है, एक्सपोर्टिंग शेयर है, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि भारत कौन कौन सी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो वो कंट्रीज़ है ईरान, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया। लार्जली अगर आप देखो तो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हें भारत सबसे ज़्यादा बनानास एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? सो इट इज़ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये 3 सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत के अंदर जहाँ पर बनाना का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नाउ महाराष्ट्र के अंदर एक प्लेस है जलगांव को भारत का बनाना सिटी कहा जाता है बिकॉज महाराष्ट्र का मेजॉरिटी बनाना जो है वो जलगांव से ही बनकर आता है। मतलब जो जलगांव है वहीं पर वो प्रोड्यूस होता है, वहीं पर वो उगाया जाता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत जो है $1 बिलियन का प्लान कर रहा है बनाना को एक्सपोर्ट करने के लिए अगले 5 साल के अंदर। मतलब कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने कितना एक्सपोर्ट किया था? सिर्फ $176 मिलियन, और उसको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज करना चाहता है इंडिया अगले 5 साल के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ गई है। ये 3 हमारे मेन न्यूज़ थे। आई होप आप तीनों चीज़ें प्रॉपर्ली समझ गए कि अमोनिया को किस तरीके से हमने समझा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके। माई भागो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और बनाना का जो एक्सपोर्टिंग फिगर्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है 3 मेन एडिटोरियल्स को जिन्हें हम शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझना है स्लिम के बारे में। स्लिम क्या है? स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। नाउ ये एक बेसिकली मून मिशन है जो कि जापान का मिशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्लिम मिशन है वो बेसिकली जापान का मून मिशन है जिस तरीके से चंद्रयान 3 जो था वो इंडिया का मून मिशन था। ठीक है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे जाक्सा कहा जाता है। जिस तरीके से इंडिया का इसरो है उस तरीके से जापान का जाक्सा है। नाउ 25 दिसंबर को यानी कि रिसेंटली जो ये स्लिम नाम की जो ऑर्बिटर है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जो जिम नाम का जो स्पेस क्राफ्ट है जो कि मून के लिए गया है, उसने रिसेंटली मून के ऑर्बिट में एंट्री की है। और वो कौन सी ऑर्बिट में एंट्री की है उसने? दैट इज इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए अलग अलग टाइप की ऑर्बिट्स होती हैं, वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको बस ये समझना है कि जो स्लिम जो स्पेसक्राफ्ट था उसने मून के एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर एंट्री की है।
अब जो स्लिम का ओवरऑल जो वेट है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 590 केजी है जब वो लॉन्च हुआ था उस टाइम में। अगर आप कंपेयर करो चंद्रयान 3 से, तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग वेट था वो था ऑलमोस्ट 4000 केजीज, मतलब कि हमसे ऑलमोस्ट 6 टाइम्स वो ज़्यादा हल्का है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है। इसके अलावा स्लिम इतना हल्का क्यों है? क्योंकि वो फ्यूल बहुत ही कम लेके जा रहा है। तो समझिए, चंद्रयान 3 का ओवरऑल जो वेट था वो 3.9 टन था, यानी कि 3900 केजी। इसमें से जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, यानी कि जिसके अंदर फ्यूल रखा जाता है, उसी का जो वेट था वो ऑलमोस्ट 2.1 टन था, यानी कि 2100 केजी का तो हमने सिर्फ फ्यूल भेजा था। ऑब्वियसली अर्थ से मून जाने के लिए आपको इतना फ्यूल इंपॉर्टेंट है, इतना फ्यूल नेसेसरी है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका टोटल वेट ही यहाँ पर 590 केजी है, और इसके कारण इसका जो फ्यूल है दैट इज लेस देन 200 केजी। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि जापान इतने कम फ्यूल में अर्थ से लेकर के मून तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान जो है एक लॉन्गर ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, एक ऐसा लॉन्गर ट्रेजेक्टरी जो कि नेचुरली मून की ग्रेविटी को फॉलो करता है। मतलब कि हम यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है। अगर हमें अर्थ से मून तक जाना है तो हमारे पास दो टेक्निक होते हैं। पहला होता है कि फ्यूल का इस्तेमाल करके रॉकेट को बूस्ट करें ताकि हम मून तक जल्दी पहुंच जाएं, और सेकंड होता है कि हम ऐसे घूमते रहें, ठीक है, जब तक कि हम मून के ऑर्बिट के अंदर ना आ जाए और फाइनली मून के ग्रेविटी के अंदर आके हम मून के पास जाते हैं। ठीक है, तो जापान जो है वो सेकेंड वाला जो रूट है वो फॉलो कर रहा है, जो कि एक लॉन्गर है, लेकिन वहाँ पर फ्यूल का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। और ये सारा जो कैलकुलेशन होता है वो एक पर्टिकुलर थ्योरी पे होता है। उस थ्योरी का नाम होता है वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी। सो आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी का नाम पता होना चाहिए कि वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी जो है, इसी पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर कहा गया है कि आप जितना लंबा रूट लोगे और अगर आप सामने वाले प्लेनेट का ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हो तो आपको कम फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने मिशन के अंदर, मतलब जो भी आपका स्पेस मिशन है उसके अंदर। नाउ स्लिम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसे मून का स्नाइपर कहा जा रहा है। मून का स्नाइपर क्यों? क्योंकि इसका मेन एम ये है कि जो भी लैंडिंग स्पॉट इसने चूज किया है उसके 100 मीटर के अंदर वो उसको वो करना है, मतलब लैंड करना है। अब देखिए, मैं आपको कंपैरिजन समझाता हूँ। चंद्रयान 3 ने जो अपना बेसिकली लैंडिंग मॉड्यूल, जो लैंडिंग प्लेस चूज किया था, वो पर्टिकुलर लैंडिंग प्लेस था 4/2.5 किलोमीटर्स का, मतलब कि 4 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 2.5 किलोमीटर वाइड। इतना लंबा हमने चूज किया था, और तब जाकर हम अपने जो हमारा मेन मिशन था उसके हम अराउंड 180 मीटर दूर जाकर के मतलब लैंड किए थे। मतलब जो हमारा लैंडिंग पॉइंट था, जो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर हमें लैंड करना है, वहाँ से 180 मीटर दूर हमें लैंडिंग हुई थी। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हम सक्सेसफुल थे। बट यहाँ समझिए, यहाँ पर जो ये वाला जो स्लिम मिशन है उसका मेन एम ये है कि उसको 100 मीटर के अंदर लैंड करना है। मतलब जो भी उसका लैंडिंग पॉइंट है, लैंडिंग स्पॉट है, उसके 100 मीटर के अंदर उसको लैंड करना है। नाउ अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आज तक जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं मून के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज स्पेसक्राफ्ट कौन सा रहा है, तो वो रहा है चाइना का चैंगे 3। चैंगे 3 जो था उसने जो भी लैंडिंग स्पॉट चूज किया था उसके 89 मीटर्स के पास में जाकर वो लैंड हुआ था। मतलब वो सबसे प्रिसाइज था, सबसे पास में जाकर वो लैंड हुआ था। और कहाँ पर ये लैंड हुआ था? उस प्लेस का नाम था मेयर इम्ब्रियम। ठीक है, सो मेयर इम्ब्रियम का नेम आपको पता होना चाहिए। मेयर इम्ब्रियम एक मून के ऊपर एक लैंडिंग साइट है जहां पर चाइना का चैंगे 3 जो है उसने लैंड किया था। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली जो स्लिम जा रहा है, स्लिम का जो लैंडिंग साइट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शियोली क्रेटर। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, शियोली वर्ड पूछ सकते हैं यूपीएससी के अंदर, सिंपली क्वेश्चन आ सकता है शियोली, मेयर इम्ब्रियम, रिसेंटली सीन इन न्यूज आर टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट? सो आपका आंसर होगा दीज आर क्रेटर ऑन द मून्स, दीज आर मून्स क्रेटर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जो आसपास में रिसेंट मिशंस गए हैं पिछले कुछ दिनों में 2023 के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला तो आप चंद्रयान 3 को जानते हैं, वो सक्सेसफुल हुआ था। इसके अलावा जो रशिया का लूना 25 था वो फेल हो गया था। और इसके अलावा जापान की एक प्राइवेट कंपनी थी आईस्पेस, उन्होंने एक लैंडर भेजा था मून के ऊपर जिसका नाम था हाकुतोरो M1। वो भी यहाँ पर क्रैश हो गया था क्योंकि उसका जो इंजन था वो कुछ मिनट पहले शटडाउन हो जाता है जब वो लैंड करने वाला था उससे। मतलब वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, बट लास्ट मिनट पे इंजन शटडाउन होने के कारण वो मिशन फेल हो गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि आपने जितने भी रिसेंट मिशंस देखे हैं वो सारे के सारे मून के साउथ पोल पे ही जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जो स्लिम मिशन है जापान का, वो भी साउथ पोल पे जा रहा है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो साउथ पोल है वो हमेशा शैडो में रहता है, मतलब हमेशा वो सन के अगेंस्ट रहता है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है।
और जैसा आप जानते हैं जहाँ पर टेम्परेचर, देखिए जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर देखिए सन रेज डायरेक्टली पड़ रही है, सन रेज पड़ रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो वहाँ पर वाटर जो है, वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर वहाँ पर कोई फ्रेश वाटर सप्लाई ना हो तो पानी जो है सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई मून का जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर कोई भी वाटर का नामो निशान तक नहीं है। बट साउथ वाले पार्ट में हमें माना जा रहा है कि वहाँ पर वाटर आइस प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है और टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर आपको पानी होने की उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए मून के ऊपर पानी होने की उम्मीद क्यों है। और पहली चीज़ तो अगर मून के ऊपर हमें वाटर मिल भी जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक चीज़ समझिए। देखिए दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज मून, और लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस इज मार्स। अब देखो अगर अर्थ को मार्स तक पहुंचना है तो अर्थ के पास यहाँ पर दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो है कि सिंपली अर्थ यहाँ से एक मिशन स्टार्ट करेगा और मार्स तक जाएगा, राइट, जो हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। बट नासा ने यहाँ पर एक सेकंड मतलब रास्ता सोचा है। सेकंड रास्ता ये है कि अगर जो मून है वो अर्थ के गेटवे की तरह काम करे। गेटवे का मतलब होता है एक सेकंड स्टॉप की तरह काम करे। और देखिए अर्थ क्या करेगा, अर्थ से एक स्पेसशिप लॉन्च होगी जो कि अर्थ से मून तक जाएगी। ठीक है, और मून पर हम एक बेस बनाएंगे, एक बेस बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, सब कुछ प्रेजेंट होंगे, और यहां से फिर सेकंड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगी जो कि मार्स तक जाएगी। ये मेन एम है। ठीक है, इसे कहते हैं लूनर ऑर्बिटर, और ये जो मेन चीज है इसे कहते हैं गेटवे ऑफ द मून। आई होप आप ये चीज समझ गए। आपने नासा के आर्टेमिस मिशन का नाम सुना होगा। आर्टेमिस मिशन का मेन एम यही है कि वो मून पर जाना चाहता है और मून पर जाकर के वहां पर एक बेस बनाना चाहता है, एक लॉन्चिंग पैड बनाना चाहता है जिसके थ्रू हम मून को इस्तेमाल कर सके, एक बेसिकली लॉन्चिंग पैड की तरह, एक बेस स्टेशन की तरह। ठीक है, सो इसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमें मून के ऊपर वाटर का ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं वाटर की यहां पर दो इंपॉर्टेंस हो जाती है। एक तो वाटर फॉर डेली यूसेज, जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह वहां पर जाएंगे उनको डेली यूसेज के लिए वाटर की जरूरत होगी, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत होगी, बेसिक चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर वाटर की जरूरत होगी। एक तो ये हो गया। और सेकंड चीज़ जो वाटर की जरूरत है, वाटर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर फ्यूल को बनाने के लिए। मतलब कि यहाँ से जब हम मार्स तक जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो फ्यूल हम बनाएंगे, फ्यूल बनाने का जो प्रक्रिया है वो हमें मून पर ही करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर बार हम अर्थ से फ्यूल को ट्रांसफर कर रहे हैं मून पे, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, राइट। हमें कुछ करके मून को ही अपना बेस बनाना होगा और मून के ऊपर ही हमें फ्यूल बनाने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसी चीज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर की इंपॉर्टेंस को ढूंढना। और वाटर का इंपॉर्टेंस इसलिए मून पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज मून हमारा गेटवे हो सकता है बाकी सोलर सिस्टम पे पहुंचने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ गई। एंड दैट इज वाई मून का जो साउथ पोल है वहां पर हम लगातार ही वाटर को ढूंढ रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ल्यूपेक्स मिशन के ऊपर। देखिए ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। सिंपल वर्ड्स में देखिए कि मून के पोल्स पे जाने की बात हो रही है। अगेन दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो हमारा मेन एम है साउथ पोल पर जाने की। नाउ इंडिया और जापान साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर मिशन को अंजाम देंगे और 2026 के अंदर इसका फर्स्ट फेज जो होगा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। मेन एम ये है कि जो साउथ पोल है जहां पर अभी चंद्रयान 3 गया था उसके जस्ट पास में ही इस पर्टिकुलर मिशन का भी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन एरिया है, जो लैंडिंग स्पॉट है, वो चूज किया जाएगा। नाउ यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक जाक्सा यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है और जो इसरो है जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो देखिए इंडिया यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, इंडिया प्रोवाइड करेगा इस ल्यूपेक्स मिशन का लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल का सीधा सा मतलब होता है कि जब वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो मून पर लैंड कर जाएगी वहाँ पर उसके बाद उस पर्टिकुलर जो हमारा मिशन होगा उससे जो निकलेगा उसे कहते हैं लैंडर मॉड्यूल। और लैंडर मॉड्यूल जो है वहाँ जाकर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, मून के सरफेस के ऊपर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करेगा, उसका डेटा निकालेगा और वो डेटा इंडिया प्लस जापान के साथ शेयर करेगा। पहली चीज़ तो ये होगी कि इसरो क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो लैंडर मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा। अब जो जाक्सा है यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी है वो क्या प्रोवाइड करेगी, ये प्रोवाइड करेगी पहली चीज़ तो लॉन्च व्हीकल, मतलब जो मेन स्पेसक्राफ्ट होगा वो, ठीक है, एक तो ये प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ जो लूनर रोवर है, मतलब जो रोवर है जो कि इस पर्टिकुलर लैंडर मॉड्यूल को लेकर के मूव करेगा, ये दोनों चीज़ें जापान प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप स्लिम के बारे में प्रॉपर्ली समझ गए, जो आसपास के मिशन हुए हैं उसके बारे में समझ गए, मून का साउथ पोल इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से मून को एक गेटवे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए आप आर्टेमिस जो मिशन है उसके बारे में समझ सकते हैं और ल्यूपेक्स मिशन क्या है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर मूव करते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, भले वो इंडियन आर्मी हो, वहाँ की लोकल पुलिस हो, इन सब का मेन एम क्या है? टेररिज्म को टैकल करना और जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उनको प्रॉपर्ली एंगेज करना। ये दो मेन काम है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर दो मेन रीजन्स हैं, पूंछ रीजन और राजौरी डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों में ही पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे फियर्स इनकाउंटर्स हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में, जिसके कारण 2023 के साल में ऑलमोस्ट 28 सोल्जर्स मारे गए हैं। ठीक है, अब देखिए, रिसेंटली भी 3 दिन पहले इंडियन आर्मी के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था अननोन मेंस के द्वारा, मतलब कुछ अनजान लोगों ने अटैक किया था, जिसके कारण आर्मी ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें से 3 सिविलियन थे। और एक वीडियो रिलीज हुई है, उस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया है, मतलब ये माना जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, यानी कि जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने टॉर्चर किया था। ठीक है, टॉर्चर किया था उन 3 सिविलियंस को। बट ये कितना सच है कितना झूठ है, अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, देखिए, इंडियन आर्मी जो है वो हाईली प्रोफेशनल सर्विस है, पहले चीज तो ये समझिए, हाईली प्रोफेशनल सर्विस है। उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा जब तक कि इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं मिलता है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे तो वो ज्यादा बेटर होगा। हमें ये करना होगा यहाँ पर कि हमें समझना होगा एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर केस क्या है। बट आई होप आप रिसेंट न्यूज समझ गए कि 3 सिविलियंस का एक वीडियो आया है जहां पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जो कि इंडियन आर्मी के पर्सनल्स बताए जा रहे हैं। अभी पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली कौन कौन लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज समझना होगा, जो यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं, यानी कि जो इंसर्जेंट्स हैं, सिंपल वर्ड्स में जो टेररिस्ट हैं, उनका यहाँ पर मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम ये होता है कि वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को, यानी कि इंडियन आर्मी को, लोकल पुलिस को, वो लोग बेसिकली प्रोवोक करते हैं, मतलब कि उसको उकसाते हैं ताकि वो लोग राइट्स का वायलेशन करें। देखिए, मिलिटेंट्स कुछ भी गलत करके चले जाएंगे, उसके बाद इंडियन आर्मी क्वेश्चनिंग किससे करती है? लोकल लोगों से, लाइक लोकल पीपल से। और लोकल पीपल को अलग अलग तरीके से बेसिकली यहाँ पर फोर्स किया जाता है सच बताने के लिए, जिसके कारण परेशान कौन होता है? लोकल पीपल। और ये मिलिटेंट्स की एक स्ट्रेटजी है कि जब लोकल पीपल्स आर्मी वालों से परेशान हो जाते हैं तो ये मिलिटेंट्स उनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और उन्हें भी इनके अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, हाथों में गंदे करके या फिर हाथों में हथियार दे करके। आई होप आप ये समझ गए कि ये मिलिटेंट्स का एक सिंपल अप्रोच है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवोक करते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने पर मजबूर हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? मिलिटेंट्स का अपना सपोर्ट बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोकल लोग हैं वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब एक यहाँ पर स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, यानी कि जो नेशन है, उस नेशन के, अगर वो नेशन कभी भी वायलेंस कर रहा है, ठीक है, मतलब आर्मी जैसे मान लो, या फिर पुलिस जो है, अगर वो वायलेंस कर रही है, या फिर अगर कभी भी वो फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी लेजिटिमेसी इस बात पे आती है। लेजिटिमेसी मतलब वो कितना लीगल था, वो कितना सही था, कितना लायबल था, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो अपने एक्शंस को कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है, उसका एक्शन कितना जस्ट था, मतलब कितना नोबल कॉज था। देखिए, अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब अगर हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए अगर इंडियन आर्मी किसी टेररिस्ट को गोली भी मारती है तो वो भी वहां पर जस्टिफाइड होता है, क्योंकि वहां पर रीजन प्रॉपर है। रीजन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। बट अगर बिना किसी प्रॉपर रीजन के अगर एक गलत आदमी भी मारा जाए तो भी वहां पर क्वेश्चंस उठते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जस्टिस ऑफ द एक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी स्पेशली स्टेट के वायलेंस या फिर स्टेट का यूज ऑफ फोर्स की बात होती है। वहां पर लेजिटिमेसी जो है इसी बात पर डिपेंड करती है, एक्शन कितना ज्यादा जस्टिफाइड है या फिर एक्शन कितना जस्ट है, कितना नोबल है। आई होप आप ये पर्टिकुलर आर्टिकल समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो विकसित भारत के ऊपर है। देखिए, विकसित भारत क्या है? विकसित भारत रिसेंटली एक विजन लॉन्च किया गया है। विजन या फिर एक सिंपल समझो एक स्कीम टाइप लॉन्च किया गया है, जिसमें एम ये है कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक। 2047 ही क्यों? देखिए, 1947 वाज द ईयर जब भारत को इंडिपेंडेंस मिलती है। वहां से 100 साल अगर आप प्लस करते हो तो दैट कम्स आउट टू 247। मतलब इंडिया के 100 साल की आज़ादी के साल में, यानी कि 2047 के अंदर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने की एक गोल, एक विजन बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें फोकस क्या है? फोकस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्जैक्टली हम क्या क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन कीवर्ड्स को हम अपने आंसर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस के आंसर्स के अंदर। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स पे आप स्पेशल फोकस कीजिएगा। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, देन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट्स, उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना,
नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल इंक्लूजन को इंक्रीज करना। उसके अलावा गवर्नेंस के सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाना, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको प्रॉपर्ली एनहांस करना, उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ाना। सो आई होप जितने भी कीवर्ड्स हैं, आई होप आप ये सारे समझ गए होंगे, और इन सबको हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही कनेक्ट करना है। अब देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर जो ऑथर हैं उनका ये मानना ये है कि जो हमारा करंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब भारत, इंडिया एज अ नेशन जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को इस्तेमाल कर रहा है वो यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो मनी सेंट्रिक है, मतलब जो पैसों से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को इस्तेमाल कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में इंडिया का मानना यह है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा। बट क्या ये सही है? ऑथर का कहना है कि सही नहीं है। देखिए, हमारा जो करंट आइडिया है विकसित भारत का, उसको चेंज करना होगा, और उसको जो बाकी एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के, जैसे देखिए डेवलपमेंट का सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अलावा एक सोशल डेवलपमेंट होता है, एक हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है जहां पर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते हैं लोगों की, सोशल डेवलपमेंट होता है, देन हमारा आप देखो तो एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, राइट। हर टाइप के डेवलपमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत है। तो ऑथर का मानना यह है कि जो हमारा विकसित भारत का कंसेप्ट है, विकसित भारत के बदले में हमारा होना चाहिए था खुशहाल भारत, विकसित भारत, मतलब कि हैप्पी इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, ये ज़्यादा बेटर होगा 100 साल के बाद रादर देन ओनली डेवलप्ड इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि हाईली डेवलप्ड तो हैं बट वो लोग खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं। और आपको एक चीज़ समझनी होगी, देखिए सोक्रेटिस यहाँ पर हमारे एंशियंट ग्रीक स्कॉलर हैं जिनका एक स्टेटमेंट था कि हैप्पीनेस इज द एंड गोल ऑफ लाइफ। उनका मानना था कि जो किसी भी लाइफ की जो एंड गोल होती है वो हैप्पीनेस होती है। सो अगेन यहाँ पर हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए स्टेट को अलग अलग स्टेप्स लेने होते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमें स्टेप लेना चाहिए, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल है वो उसको रिलेट करना चाहिए हमें हैप्पी इंडिया के साथ, यानी कि खुशहाल भारत के साथ। ठीक है, सो आई होप ये आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझ गए। अब देखिए, ये समझिए कि विदाउट हैप्पीनेस, अगर हम जब तक हैप्पीनेस अचीव नहीं करते तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे रिच नेशंस हैं जो कि प्रॉपर हैप्पी नेशंस नहीं हैं। अगर आप इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया अभी रिसेंटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, बट इसके बावजूद हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर हमारा पोजीशन 137 कंट्री में से 126 नंबर पे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, हम एक हैप्पी कंट्री नहीं है। हम 137 के अंदर 126वें नंबर पर आ रहे हैं, मतलब वी आर इनटू द लास्ट 20। आई होप अब आप ये चीज समझ रहे हैं। नाउ, विकसित भारत के साथ हम हैप्पीनेस इंडेक्स को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। हैप्पीनेस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 6 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब 6 टोटल इंडेक्सेस हैं, 6 टोटल पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी कंट्री का हैप्पीनेस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जिसमें से एक तो डेफिनेटली होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब लोगों के हाथ में कितना पैसा है, जीडीपी पर कैपिटा कितना है, मतलब पर पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। सेकंड होता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जब एक पर्टिकुलर पर्सन का बर्थ होता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब वो कितने साल तक जीने का मतलब वो लेकर आया है, मतलब कितने साल तक वो जी सकता है, उसकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली उसकी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे बात करती है, उसकी हैप्पीनेस पे बात करती है, हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, राइट, उसकी फैमिली की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी बर्थ के टाइम में। थर्ड फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जेनरोसिटी कितनी है, जेनरोसिटी का सीधा सा मतलब है कितना जेनरस है वो कंट्री। फोर्थ, सोशल सपोर्ट कितना है। फिफ्थ, उनके पास अपने लाइफ चॉइसेस बनाने के लिए कितना फ्रीडम है, मतलब उन पर्सन्स के पास कितना चांसेस है कि वो अपने खुद के लाइफ चॉइसेस ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, करप्शन के बारे में उनका क्या परसेप्शन है, करप्शन के बारे में वो क्या सोचते हैं। ये 6 डिफरेंट वेरिएबल्स, 6 डिफरेंट पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया जाता है, और इन 6 पैरामीटर्स में भारत 126वें नंबर पर आया है जब टोटल 137 कंट्रीज को रैंक किया गया है। तो आई होप आप ये समझ गए। नाउ, टॉप 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? दोज आर फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और नीदरलैंड। ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि हैप्पीनेस कंट्री हैं। अब देखिए, समझिए, अगर ये 4 कंट्रीज सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं तो क्या हम ये मान लें कि ये इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है? क्या इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया? द आंसर इज अ बिग नो। देखिए, इनका जो डेवलपमेंट आया है, हैप्पीनेस डेवलपमेंट आया है, वो इट हैज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डिस्ट्रप्शन, मतलब ये इकोनॉमिकली डेवलप भी हुए हैं बट अपने सोसाइटी को खराब करके डेवलप नहीं हुए, अपने सोसाइटी को साथ लेकर डेवलप हुए।
तो इन्होंने सोशल डिसरप्शन नहीं किया है। अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है वो आया है एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डिसरप्शन। मतलब कि हमारे यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखो यहाँ पर रिच और पुअर के बीच में यहाँ पर डिफरेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इन कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो आया था उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई थी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई थी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि 2020, 21, 22, 23 नॉर्मली पूरे ग्लोब के लिए उतने अच्छे नहीं रहे थे, बिकॉज कोविड पैंडेमिक आया था, बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया था, यानी कि पर्सनल लॉसेस हुए थे। मतलब इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद ओवरऑल जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। इसका मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में सीधे तौर पे बताया जाए तो जितने वर्ल्ड में दुख आए थे उतने ही लोग यहाँ पर हेल्पिंग हैंड लेकर भी आए थे, उतने ही लोग यहाँ पर हेल्पिंग नेचर के भी थे। मतलब कि काइंडनेस को बढ़ाने वाले यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। इसलिए आई होप आप समझ गए कि जो ऑथर है वो यहाँ पर बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में सोशल कनेक्शंस होने चाहिए, सोशल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, जो कि एक्चुअली आगे जाकर आपको स्ट्रेंथन कर सकता है। सोशल कनेक्शन और सोशल रिलेशनशिप आपको एक सोशली डेवलप्ड कंट्री बनने में हेल्प करेगा, जो कि एक्चुअली आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को प्रॉपर्ली समझ गए। आज के हमारे जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी एडिटोरियल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।